फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम। फिजिकल ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको बड़ा करो, देखा कितना बढ़िया डिवाइस है। मन से होता है बड़ा और छोटा, है ना। ऐसे डिवाइस किसी के पास नहीं, दिल्ली वालों के पास भी नहीं। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है, अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों को इस संबंध में जानकारी प्राय अप्रत्यक्ष साधनों से ही हो सकती है, जिसे अधोलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यथा अप्राकृतिक साधन। कौन से? अप्राकृतिक साधनों में पहला घनत्व आता है, दूसरा दबाव आता है। ऊपर बढ़ाओ, पहले खाली हेडिंग भरो, ये प्री का क्वेश्चन होगा। तीसरा तापमान आता है। चौथा चलो पहले तीन हमने याद कर लिए, कौन कौन से, उसको डिटेल पढ़ते हैं। घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व यानी यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी का औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.5। कितनी है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके बाह्य परत का घनत्व कितना है? 3। ये भी ध्यान रखना है आपने। बाह्य परत का घनत्व कितना है? 3। मध्य परत का घनत्व कितना है? 5। अंतरतम का घनत्व कितना है? 11 से 13.5। इसका मतलब हो गया क्रस्ट का 3 है, मेंटल का 5 है, कोर का 11 से लेके 13.5 तक है। इतना समझ में आ गया? जो यह सिद्ध करता है कि संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई भागों में विभक्त है। तो 4 क्वेश्चन निकले यहां से। कितने? 4। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। क्रस्ट का घनत्व कितना है? 3। मेंटल का घनत्व कितना है? 5। और कोर का घनत्व कितना है? 11 से लेकर 13.5 तक। क्योंकि इसके भी पार्ट पढ़ने हैं हमने, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, है ना, आउटर कोर, इनर कोर। चलो, दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, ये पता ही है। डेंसिटी बढ़ेगी अगर दबाव बढ़ेगा। किंतु प्रयोगों से विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण न होकर वहां पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण है। अब ये पढ़ने को हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर उसको समझा नहीं तो यहां पर फंसाएगा वो आपको। वो बोलेगा दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, पहले इतना समझ लो, ये होता है ऐसा। दबाव बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? किसी भी चीज को अगर आप पिचकाओगे, प्रेशर दोगे तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण न होकर वहां पाए जाने वाले पदार्थों की अधिक घनत्व के कारण, यानी निकिल और फेरस, जो आपका लोहा और निकिल है, उसके कारण क्या है? दाबांतर ज्यादा है। इतना समझ में आया? नहीं आया राणा जी? राणा जी, पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण, मैं अगर क्वेश्चन बना रहा होता यूपीएससी का, मैं इस स्टेटमेंट को देता। किसको? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण न होकर वहां पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व या अधिक घनत्व वाले पदार्थों के कारण होते हैं। एक स्टेटमेंट में ये देता, आपसे पूछता सही है कि गलत है। आगे अगला, तापमान। सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है। 32 मीटर नीचे जाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले 32 में जाओगे फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले 32 में जाओगे, और ये प्रक्रिया 8 किलोमीटर तक चलेगी। कहां तक? 8 किलोमीटर। परंतु इसके बाद तापमान में गहराई के साथ वृद्धि दर कम हो जाती है। प्रथमतः 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद से 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में से ऊष्मा का प्रभाव बाहर की ओर और तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। इस लाइन को फिर ध्यान रखना, फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, अंदर वाले भाग से ऊष्मा का प्रवाह, हीट, ऊष्मा मतलब हीट का प्रवाह,
बाहर की ओर तापीय संवहन तरंगों, कन्वेक्शनल जो करंट्स होती हैं, के रूप में होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बना के देता, समझ में आया? इन तरंगों का जनन मुख्य रूप से, फिर पूछता तीसरा स्टेटमेंट बना के देता, ये जो तरंगे हैं, तापीय संवहन तरंगे हैं, इनका जन्म कैसे होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तथा गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा स्टेटमेंट बना के देता कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। तब आपसे पूछता कितने स्टेटमेंट सही हैं। समझ में आया? नहीं आया? पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों का जन्म मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल, इन दोनों को खास याद रखना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। गुरुत्व बल, रेडियो सक्रिय पदार्थ के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। टीसी चैम्बरलिन ने ग्रहाणु संकल्पना। अब ग्रहाणु कौन सी संकल्पना हुई, इसे इंग्लिश में देखिए, टीसी चैम्बरलिन की कौन सी संकल्पना है? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ग्रहाणु परिकल्पना को क्या बोल रहा हो? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। टीसी चैम्बरलिन के ग्रहाणु संकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण से हुआ है। कारण स्वरूप अंतरतम भाग ठोस होना चाहिए। जेम्स जीन्स और जेफरीज, जेम्स जीन्स के ज्वारीय टाइडल हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य द्वारा निःसृत ज्वारीय पदार्थ के ठोस होने से हुई है। फलस्वरूप पृथ्वी का अंतरतम भाग द्रव में होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही, पता किसी को नहीं है। अगर आप मेरे से पूछें, कोई भी क्लियर नहीं है, लेकिन लास्ट में हम ये बोलते हैं कि कोर जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है? सॉलिड है ना? लेकिन टीसी चैम्बरलिन ने कहा कि ग्रहाणु, अपनी जो संकल्पना थी उसने कहा कि ठोस ग्रहाणुओं से बना है। अभी भी तो गिरते हैं उल्कापिंड, घूम रही है पृथ्वी, आए खूब सारे इकट्ठे हुए, गोल बन गए, है ना? जेम्स जीन्स ने टाइडल हाइपोथेसिस में कहा कि क्या होनी चाहिए? पृथ्वी का अंतरतम भाग द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तीन अलग अलग विद्वान है, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं, है ना? एक में सिंगल क्वेश्चन बना सकता था, यहां से मैं बनाता ग्रहाणु परिकल्पना किसकी? टीसी चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना या परिकल्पना, डैश करके मैं लिखता क्या? ठोस। दूसरा मैं देता जेम्स जीन्स और जेफरीज भी आता बाद में नाम। जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस, उसके सामने मैं लिखता द्रव। कोर का जो स्वरूप है, कोर मतलब अंतरतम, पृथ्वी का अंतरतम मतलब कोर, उसमें लिखता मैं क्या? द्रव। और तीसरा मैं लिखता नेबुलर लाप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस, उसके सामने लिखता मैं गैस। अब मैं कहता मैच करो। क्या करो? मैच करो। किसने क्या कहा? आंसर ऑलरेडी मैच्ड। जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया वो ऑलरेडी मैच्ड है, लेकिन अगर कोई और होता तो हो सकता ऊपर नीचे करके देता, गैस, द्रव और क्या? ठोस, और फिर आपको मैच करना होता है ऐसे ऐसे करके। यही तो काम करना है खाली फ्री। इस प्रकार उक्त विचारधाराओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ में बोल दिया कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, आगे बढ़ो फिर, ज्ञान नहीं है तो। प्राकृतिक साधन ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार का तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है। भाई ज्वालामुखी में क्या निकल रहा? मैग्मा निकल रहा, लावा निकल रहा। भाई कहां से आ रहा? पृथ्वी के अंदर से आ रहा। इसका मतलब जहां से आ रहा वहां पे उसी फॉर्म में तो होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वहां से ठोस बन के आया, यहाँ लावा बन गया। इसका मतलब अंदर क्या है? लावा मॉल्टन स्टेज में है क्या? पृथ्वी का एक भाग। किंतु अंतरतम भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देती, अतः उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण का निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। बड़ी ईमानदारी से बोलता नहीं मिल पाती है, फिर भी हमारा ये कहना है पढ़ लो, है ना? आगे ज्वालामुखी उद्गार से ये पता चल रहा। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य ऊपर करो भाई।
भूकंप विज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना संभव हुआ है। इसको हाईलाइट कीजिए। अगर पृथ्वी के अंदर का स्पष्ट अनुमान लगाना है तो सिस्मिक वेव्स यानी सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, जिसमें हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि भूकंप में प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं। अब जो सेकेंडरी वेव्स है वो लिक्विड वाला जो तरल जो क्षेत्र होगा वहां से नहीं जाएगी। पता चल जाता है हमें कि भाई यहाँ पर क्रस्ट में तो चल रही, जैसे मेंटल में जा रही वहां गायब हो जा रही, फिर कोर में दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का भाग कैसा है? ठोस है, उसके अंदर का भाग क्या है? तरल है, और जो नीचे वाला भाग है वो भी क्या है? लगभग ठोस रूप में। ठीक है, तो स्पष्ट, खास जो ध्यान देना है इस लाइन में, आपने किस पर ध्यान देना? स्पष्ट बना, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा पाना किससे संभव है? आंसर भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से। किससे? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से। इस विज्ञान में भूकंपीय लहरों को सिस्मोग्राफ यंत्र पर अंकित किया जाता है, करके अध्ययन किया जाता है। फिर पूछता है भूकंपीय लहरों का अंकन किस पर करते हैं? आंसर सिस्मोग्राफ पर करते हैं, है ना। और रेक्टर स्केल पढ़ा होगा आपने, एक लॉगरिथमिक स्केल है। कैसा है? लघुगणकीय स्केल है। इसमें एक पॉइंट की वृद्धि क्या दर्शाती है? दो चीजें दर्शाती है। अगर एक पॉइंट की वृद्धि हो गई, एक तो तीव्रता में वृद्धि को दर्शाती है, और एक तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, और एक मुक्त हुई ऊर्जा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? दर्शाती नहीं है, मतलब अब मैं बता रहा हूं कि वहां से क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक पॉइंट की अगर वृद्धि हो गई तो एक में तो क्या होता है? 32 गुना की वृद्धि होती है, और एक में क्या होता है? 10 गुना की वृद्धि होती है। अब ढूंढिए कि रेक्टर स्केल पर एक अगर पॉइंट आगे बढ़ गए तो तीव्रता में कितनी वृद्धि होगी और मुक्त हुई ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? मुक्त हुई ऊर्जा समझते हो? जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें कितनी वृद्धि होगी? तो एक में तो 10 की वृद्धि होती है, एक में 32 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए हर एक पॉइंट पर विनाश जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। रेक्टर स्केल पर 5 का भूकंप आया, रेक्टर स्केल पर 6 का भूकंप आया, तो 5 और 6 में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले वाला मिला। ग्रहाणु परिकल्पना को क्या बोल रहे हैं? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस नहीं बोल रहे हैं, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बोल रहे हैं ना। ठीक है जी, हो गया। 10 गुना की वृद्धि किस में होगी? इंटेंसिटी में होगी कि मुक्त हुई ऊर्जा में होगी? मैग्नीट्यूड में 10 की वृद्धि होगी और मुक्त हुई ऊर्जा में 32 गुना की वृद्धि होगी। मुक्त हुई ऊर्जा में 32 गुना की वृद्धि होगी, है ना। ठीक है जी, पृथ्वी की विभिन्न परतें पढ़ते हैं। रासायनिक संगठन, ऊपर आइए। पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में विभक्त किया है। एडवर्ड स्वेस का नाम हाईलाइट करना है। सबसे पहले सियाल है, ये रासायनिक संगठन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक मतलब केमिकल, है ना। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, है ना। अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। क्रस्ट बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी की जो पपड़ी है बाहर, हर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन के कण हैं। पूरी धरती पर जब हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे, तो सर्वाधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट पर, सुन लो भाई, अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और अर्ध क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगर धात्विक लगा दिया उसने तत्व के आगे, मतलब मेटेलिक, तो फिर एल्यूमिनियम होगा आंसर। और खाली तत्व पूछा तब आंसर ऑक्सीजन होगा। इसमें हम लोग कंफ्यूज हुए हैं अपने समय में, इसलिए जोड़ देकर समझा रहा हूं। क्या बोला मैंने? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रस्ट पर, वायुमंडल नहीं बोल रहा हूं मैं, क्रस्ट बोल रहा हूं, आंसर ऑक्सीजन। और क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व एल्यूमिनियम।
क्लियर हो गया? गलत तो नहीं करोगे अब? जैसे मैंने बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेपाल से नहीं जाती है। क्या बोला मैंने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेपाल से नहीं जाती है। अगले दिन पेपर था, क्वेश्चन आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं जाती है? बच्चा करके आ गया नेपाल से जाती, मतलब नेपाल भी करके आ गया। मैंने पूछा उससे, भाई मैंने कहा कि नेपाल क्यों किया? कि आपने कल बोला था, कि आपके मुंह से सुना था मैंने नेपाल नेपाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसने खाली कितना सुना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नेपाल। ये नहीं सुना कि नेपाल से नहीं जाती है। पूरा सुनना है। क्या सुनना है? तो फिर अब उस जमाने में सबूत तो थे नहीं हमारे पास, वीडियोस थे नहीं। अब तो हम वीडियोस दिखाएंगे ना, जब आप पेपर दोगे, पेपर दे के आओगे, तब मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से इस वीडियो से बना हुआ है। ठीक है ना? चलो, तो परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है, इस कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। दूसरा हो गया सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है, इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। बेसाल्ट आग्नेय शैल, बेसाल्ट आग्नेय शैल को खास हाईलाइट करना आपने। रासायनिक बनावट की दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम। अब ये मत बोलना कि Mg क्यों नहीं लिखा, लिख दिया उन्होंने, सीमा लिख दिया। जोग्राफर है वो, कोई केमिस्ट्री वाले थोड़े हैं। सीमा लिख दिया तो लिख दिया, सीमा ही याद करना आपने। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। मैग्नीशियम से ध्यान आया मुझे, बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या बोला उसने, पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल में एक अणु किसका विद्यमान होता है? आंसर मैग्नीशियम। असिस्टेंट कमांडेंट में भी देखा है क्वेश्चन मैंने, आईएएस में भी क्वेश्चन देखा, और सीडीएस में भी क्वेश्चन देखा, और तमाम जो यूपीएससी के जो पेपर होते हैं, कई पेपर में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा। तो फिर मैं आपको यहीं पे मैग्नीशियम से एक क्वेश्चन और तैयार करा रहा हूं कि क्लोरोफिल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हरित लवक। हरित लवक में एक अणु किसका होता है मौजूद? आंसर मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम। इस कारण इस परत को सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। अगला है नीफे, NIFE। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, इसे नीफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकिल और फेरियम से मिलकर हुई है। निकिल और फेरियम को याद करना है, नीफे। इसका मतलब हम जो लोहा पीट रहे हैं यहाँ धरती पर, ये तो कुछ भी नहीं है क्रस्ट में। जिस दिन हम कोर तक पहुंच गए तब निकलेगा लोहा, तब हर एक चीज लोहे की बनेगी, है ना? बड़ो नहीं खुश हो गए, अरे कहां से बनेगी भाई? वहां से निकालने की कॉस्ट भी तो आएगी, कोर तक जाना है, वहां से कैसे निकालेंगे? पर क्या पता आने वाली पीढ़ी। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से बनी है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक है। बडोनी जी ने तो अपना मकान भी लोहे का बना दिया था इतनी देर में, है ना? वहां से कॉस्ट ऐसा होता है ना, कई बार जैसे कोलार की गोल्ड माइन से हमने बहुत सोना निकाल दिया, अब उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है निकालने की, तो फिर हमने नई खाने ढूंढी हैं। फिर किस चीज की? सोने की। मुंबई हाई से बहुत तेल निकाल दिया हमने, कब तक निकालेंगे? कितना रहा है, कितना बचा है? चल रहा है, अभी काम चल रहा है। मतलब जो 20% पेट्रोलियम है, पेट्रोल और डीजल, इन सब की आपूर्ति 20% हम अपने देश के अंदर से ही निकाल कर करते हैं। शुक्र है 20 लीटर और, मतलब 20% और नहीं मंगा रहे हम बाहर से। वैसे भी बजट में सबसे बड़ी मद जो है, जो हम मंगाते हैं बाहर से, वो क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? मतलब भारत सरकार जब 1 रुपए खर्च करती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग किस पर खर्च हो जाता है? मतलब सॉरी, जितना भी व्यापार होता है हमारा, उसमें सबसे बड़ी जो मद है वो किसमें? पेट्रोलियम में। अब मिल गया हमें अंडमान निकोबार के आसपास वाले क्षेत्र में, अब खुदाई शुरू होगी। इतना बड़ा भंडार मिला है कि जल्द ही जो ये हम पर क्या कर रहे हैं, हमारे 8-9 सैनिकों को मृत्युदंड दे रहे हैं ना, जो जल्दी इन्हें सबक सिखाएंगे हम लोग। किसको? किसको? हमारे 8-9 सैनिकों को किसने मृत्युदंड दिया अभी? कतर ने, दोहा। उसको सबक सिखाएंगे। आप तेल पर उछल रहे हो ना, ठीक है, आपको ऊपर वाले ने दे दिया तेल, आप तेल के चक्कर में उछल रहे हो ना, ठीक है। अब हमारे पास है अंडमान निकोबार के आसपास वाला जितना क्षेत्र है, उस पर अब देखो गैस के भंडार मिले हैं हमें। एनर्जी के लिए हमें क्या मिलेगा? किसी पर जल्दी से हमें जम्मू कश्मीर में
और लद्दाख वाला क्षेत्र शायद लिथियम मिला है। और जितना भी बैटरी चलित जितनी भी कारें होंगी, स्कूटी होंगी आने वाले समय में, देखिए। इसीलिए बोल रहा हूँ एनर्जी के शेयर खरीद लीजिए अभी, है ना। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कमाई लगाओ, थोड़ा बहुत शेयर खरीद लो, एनर्जी पर लगाओ, फिर देखो, और छोड़ दो अगले 10 सालों के लिए, 10 साल बाद देखना। भूकंपीय आधार पर, भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी में निम्न 3 मंडल बताए जा सकते हैं, यथा स्थल मंडल लिथोस्फीयर, इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है, इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है। लिथोस्फीयर, लिथ जहां पे भी आएगा चट्टान, लिथ मतलब पत्थर, चट्टान, है ना। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है, इस पर खास ध्यान देना आपने। तथा सिलिका एवं एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। यह भूपर पट्टी, भूपर पट्टी बोलते हैं क्रस्ट को, किसको बोलते हैं, भूपर पट्टी, तथा मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना होता है। ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, क्रस्ट के भी 2 पार्ट हैं, बाह्य क्रस्ट और मतलब बाहर वाली क्रस्ट और अंदर वाली क्रस्ट, और ऊपरी मेंटल। तो इसका घनत्व 3.5 है। यह भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर हो गया, चित्र बना हुआ होगा कहीं पर, चलो बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिर है पायरोस्फीयर, क्या पढ़ते हैं, पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर में क्या पढ़ना हमने, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण 100 से 2880, इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, जिसका घनत्व 5.6 है। घनत्व देख लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, पायरोस्फीयर का घनत्व 5.6 आ गया। अब है बैरीस्फीयर, BARY स्फीयर, इसकी गहराई 2880 से किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इसकी परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी रचना लौह और निकिल से हुई है। तीसरा, अभिनव मत, रिसेंट व्यू क्या बोलता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित उपयुक्त विवरण अब पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति में भिन्नता तथा इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों की 3 वृत्त मंडल क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभक्त किया गया है। अब दिखाओ ऊपर, आधुनिक मत पढ़ते हैं अब इधर देखो, रुको रुको रुको, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये भी दिखा दो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, आ गया। ये भूपर पट्टी 30 किलोमीटर, मेंटल 30 से 2900 किलोमीटर, कोर 2900 से 6371 बार बार याद कीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर हो गया, ऊपरी परत, निचली परत। फिर ये बता रखा कि मोह डिस्कंटिन्यूटी कहां पर पाई जाएगी, 200 किलोमीटर, जोन ऑफ लो वेलोसिटी 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 3 भाग में तोड़ दिया। कोर को भी 2 भागों में तोड़ा, बाह्य अंतरतम, आंतरिक अंतरतम, बाह्य अंतरतम, आंतरिक अंतरतम, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। बता भी दिया कहां से कहां तक, 2900 से 5150 किलोमीटर आउटर कोर और 5150 से 6371 किलोमीटर तक इनर कोर। ये भी याद रखना है आपने, ये एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है, एक इसको याद रखना है। चलो जी आगे। अब देखो एक ये क्वेश्चन बनता है कि डिसकंटिन्यूटी कहां पर है। कोनराड असंबद्धता, असंबद्धता बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हल्का सा एक एग्जांपल दे रहा कि मैं चल रहा था, जैसे ही मैं यहाँ चल रहा था, यहाँ गर्म हवा चल रही थी, अचानक मैं यहाँ से पार किया जैसे ठंडी हवा चलने, मैंने कहा डिसकंटिन्यूटी आ गई। क्या आ गई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेम्परेचर की डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, डेंसिटी की डिसकंटिन्यूटी होगी, कहीं पर कुछ होगा। इनके नाम पहले याद कर लो, आप क्या कर लो, नाम याद कर लो। ये डायग्राम है, ये आपका क्रस्ट है 0 से 30 किलोमीटर तक, फिर 200 किलोमीटर पर एक लाइन बना रखी, फिर आपकी 700 किलोमीटर पर बना रखी, फिर 2900 किलोमीटर पर बना रखी, फिर 5150 पे बना रखी, फिर लास्ट जो बिंदु है वो कितना है 6। पृथ्वी का एक खरबूजा नहीं काटते हम ऐसे, वो काट रखा हमने, इतना समझ में आ गया। अब पहले ये याद कर लो, कोनराड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, ये 5 डिसकंटिन्यूटी याद करनी है आपको। क्रम ऊपर से नीचे क्या है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोनराड को याद कर लीजिए, कोमो रेगुले, ऐसे याद कर लो, हिंदी में ऐसे याद करते हैं। बाकी आप इंग्लिश में अगर पहला पहला शब्द लिखना चाहें, पहला पहला शब्द नहीं अक्षर, तो वो लिख लें, ठीक है। फिर दूसरा काम होता है इसमें याद करने का कि कोनराड असंबद्धता कहां पर है,
तो तब आपने बोलना है क्या, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होनी चाहिए, इसने एरो ऊपर लगा रखा। फिर मोह डिस्कंटिन्यूटी का है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, ये दिख रहा, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। फिर रैपिटी का है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, किसके, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। फिर गुटेनबर्ग वाई चार्ट असंबद्धता कहां पर है, निचली मेंटल और बाह्य कोर, क्रोड बोलते हैं कोर को। और लेहमैन असंबद्धता कहां पर है, बाह्य कोर और आंतरिक, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्रम पूछता है, कई बार मैच करने के लिए देता है। तो इस डायग्राम को अगर आप याद कर लो तो आपके 3, 4, 5 तरीके से जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ऊपर दिखाओ क्या पढ़ रहे थे हम, भूपर पट्टी क्रस्ट पढ़ रहे हैं। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर है। ठीक है, तक है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह 70 से 100 किलोमीटर मोटी होती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 विभागों, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट में विभक्त किया जाता है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति, अब मैंने बताया था भूकंपीय लहरें होती है पी, एस और एल। ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8, निचली क्रस्ट का 3। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच में घनत्व संबंधी। अब कोनराड असंबद्धता जो है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी जो है, वो डेंसिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, अचानक से डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी थी पहले कितनी 2.8, यहां पे हो गई 3। ये जो गति हो रही है ये इसीलिए क्या हो रही है, ज्यादा डेंसिटी में ज्यादा तेज चल रही है पी वेव। ज्यादा डेंसिटी होगी तो पी वेव्स क्या होंगी, ज्यादा तेज चलेंगी। पहले जो ऊपर वाला भाग था वहां पे 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, जैसे ही निचली क्रस्ट में पहुंची 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। इसका मतलब डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी कितनी चेंज हुई, 2.8 से 3 हो गई। तो डेंसिटी के जो ये असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी आई उसको कोनराड ने देखा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोनराड असंबद्धता। आप भी ढूंढो, अगर कोई डिसकंटिन्यूटी मिलती है आपके नाम से हो जाएगा, हर्ष डिसकंटिन्यूटी, है ना। अमर हो जाओगे, सदियों तक जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पढ़ेंगी, बोलेंगी एक महान भूवैज्ञानिक, है ना। चलो आगे। What is tiredness? Tiredness is nothing but a state of mind which restricts us to work. थकान कुछ नहीं होती है, थकान दिमाग की एक उपज होती है जो हमें बोलती है कि आप थक गए हो, अब आप काम मत करो। और लोग भी तो हैं, पता नहीं कितने घंटे काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो सो ही नहीं रहे, है ना। और जो सो नहीं रहे हैं वही पा रहे हैं, जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जितना सोओगे उतना खोओगे, जितना जागोगे उतना पाओगे। क्रस्ट मेंटल पे आते हैं भाई। क्रस्ट के नीचे आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ाकर 7.9 किलोमीटर और 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम मोहरविकी के द्वारा 1909 में किया गया था। इसलिए इसको मोह, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोह डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, ये याद रखना आपने। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, जो मोह डिसकंटिन्यूटी से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, जो आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के कुल आयतन का, अब ये याद करना आपने, सबसे ज्यादा आयतन कौन घेरे हुए है, मेंटल। कितना, 83%। लेकिन मास कितना है, 68%। कितना, इन दोनों को मैं इसके 2 स्टेटमेंट, अगर मैं पेपर बना रहा होता आपके पीसीएस का, मैं ऐसा बनाता क्या,
मेंटल जो है संपूर्ण पृथ्वी के कुल आयतन का 80% घेरे हुए है, मतलब लिए हुए है। फिर मैं बोलता मेंटल जो है वो संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 68% लिए हुए, समाहित किए हुए। दोनों स्टेटमेंट में पूछता कौन से सही है, दोनों सही है। या ज्यादा चालाकी अगर मैं चलता तो इसको 38 कर देता, इसको 86 कर देता। कुछ दिखे दिखे से नंबर लगते पर वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। अगर मुझे बाहर करना होता। IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभक्त किया है। आइए 3 भाग बताइए कौन कौन से। मोह असंबद्ध क्या हो गया भाई, किसने मारा छौंका? छौंका लगा ना किसी का, गले में लग गया। मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, 200 से 700 किलोमीटर, 700 से 2900 किलोमीटर। आपने इसको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बट गया, पृथ्वी के अंदर ले जाना पड़ेगा दिमाग को, ऐसे मैं नहीं ले जा सकता। 8-9 किलोमीटर तक गए खाली खान वाले जो है, माइंस वाले। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है एवं यह 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड मिलती है। अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहा जाता है? आंसर 200 किलोमीटर की गहराई तक का, मतलब ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई का जो भाग है उसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता को रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। फिर आ गई कोर। पृथ्वी के कोर का विस्तार 2900 से 6371, इसको खास याद करना है, 6371 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है और यह 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ज्ञातव्य है कि गति में यह वृद्धि चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन यानी 5.5 से 10 को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है। इसे गुटनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? हम लोग जब पढ़ते थे हम बोलते थे गुटनबर्ग-वाइचार्ट, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा होता था तो उसको हिंदी में विसार्ट लिखा होता है। अगर मैं वाइचार्ट बोलूंगा तो आप समझ लेना विसार्ट का बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है। गुटनबर्ग-विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। गुटनबर्ग असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक के भाग को 2 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, आउटर कोर, इनर कोर। आगे बढ़िए। आगे भाई, हाँ बॉक्स बाद में, आउटर कोर, इनर कोर, फिर आगे है कुछ। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच में है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। तरल अवस्था में, बाह्य कोर को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक कोर के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था अथवा प्लास्टिक अवस्था में है एवं घनत्व 13.6 है। यहाँ पी लहरों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ज्ञातव्य है कि बाह्य कोर 10 और आंतरिक कोर 13.6 के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता, डेंसिटी संबंधी डिसकंटिन्यूटी को लेमन डिसकंटिन्यूटी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। द्रष्टव्य है कि कोर की आयतन पूरी पृथ्वी के मान का 16%, द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। यहां से फिर क्वेश्चन बनाता मैं इधर से, मुझे पता है यहाँ पे ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है। तो एक इसको देता, एक उसको देता, दोनों का भी बना सकता था, ठीक है। क्रोड का आंतरिक भागों का निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। आगे, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महासागरीय नितल की जो क्या हुआ है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स कल पढ़ेंगे, इसको इतना ही कर।